इमिग्रेशन की दुनिया के दर्शकों, डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट का नमस्ते। दर्शक मित्रों, आज मैं तुम्हें अमेरिका का ये जो कानून है, द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952, इसकी मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। लेकिन आप लोग पूछेंगे कि आप तो भारतीय एडवोकेट हैं और ये अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में कैसे जानकारी दे रहे हैं। दर्शक मित्रों, इसके पीछे ना एक लंबी कहानी है। 1979 में भारत के एडवोकेटों का 40 एडवोकेटों का एक डेलीगेशन रशिया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड और इटली गया था। मैं भी उनमें से एक था। ऐसा मैंने आधी दुनिया तो देख ली। तो फिर अगले साल 1980 में मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं अमेरिका देखूं। इंग्लैंड देखा है, इटली देखा है, यूरोप के देश देखे हैं, रशिया देखा है, तो अभी मैं अमेरिका देखूं। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अमेरिका जाता हूं तो वहाँ के लॉयर्स को मिलूं, उनकी ऑफिस देखूं, उनकी कोर्टें देखूं, उनकी कार्यवाही पद्धति जानूं। तो मैंने यह सोच के 20-25 अटर्नियों को न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, ये सब जगह पे जो अटर्नियों की बड़ी बड़ी लॉ फर्म थी, उनको मैंने कागज लिखे कि भाई मैं एक बम्बई में प्रैक्टिस करता हुआ एडवोकेट हूँ और अमेरिका आ रहा हूँ, तुम्हारे शहर में इस तारीख को आ रहा हूँ, तो मुझे आपसे मिलना है, आपकी कोर्टों के बारे में जानना है, आपकी लीगल सिस्टम के बारे में जानना है। सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। कई ने कहा कि आप आइए, हमारे साथ डिनर लीजिए, लंच करिए, चाय पिए, हम आपको सब दिखाएंगे, कोर्ट में भी लेके जाएंगे। लेकिन एक लॉ फर्म ने मेरे कागज का गलत अर्थ लिया। उन्होंने ये सोचा कि मैं उनके वहाँ नौकरी की अर्जी कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे जवाब में लिखा, सॉरी, नो पोजीशन अवेलेबल विथ अस। अब मैंने तो ये सब कागजों की एक फाइल बनाई और अमेरिका के B1 B2 वीजा के इंटरव्यू के लिए मैं चला गया। कॉन्सुलर ऑफिसर ने मुझे बुलाया और पूछा कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं पिछले साल ही रशिया जाके आया हूँ, इंग्लैंड जाके आया हूँ, यूरोप के कई देश देखे हैं, तो अभी मुझे आपका देश देखना है और एडवोकेट हूँ, इसलिए मुझे आपकी लीगल सिस्टम देखनी है, आपके अटर्नियों से मिलना है। ऑफिसर ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? आप हमारी कोर्टें कैसे देखेंगे, हमारे अटर्नियों की ऑफिस कैसे देखेंगे? तो मैंने कहा कि साहब, मैंने उनको कागज लिखे, ये देखो फाइल, और पूरी फाइल मैंने उनको दे दी। अब हुआ ये कि वो ऑफिसर ने जैसे ही वो फाइल खोली तो पहला ही कागज वो था, सॉरी, नो पोजीशन अवेलेबल विथ अस। उसने फट से फाइल बंद कर दी और मेरे मुंह पे फेंकी और मुझे कहा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आई एम रिजेक्टिंग योर वीजा। अरे बाप रे, मैं तो घबरा गया। मैंने समझ में नहीं आया कि ये ऑफिसर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। आप अगर बॉक्सिंग रिंग में जाते हैं और सामने वाला बॉक्सर आपको जो एक पंच मारता है और आप नॉकआउट हो जाते हैं, मैं वैसा ही नॉकआउट हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा वीजा क्यों रिजेक्ट किया। एक हफ्ता मैं घर से बाहर नहीं निकला। मुझे शर्म आने लगी क्योंकि मैंने पूरे कोर्ट में जज लोगों को भी बताया था कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ और मेरा तो वीजा रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने कोशिश की कि मेरा वीजा रिजेक्ट क्यों हो गया है। मैंने अमेरिका से उनके इमिग्रेशन के कानून के किताबें मंगाई, वो पढ़ी और फिर मुझे ख्याल आया कि जब तुम अमेरिका के नॉन इमिग्रेंट श्रेणी के विजिटर्स यानी B2 वीजा की अर्जी करते हो, तब ये कानून की कलम 214B के हटे 214B के तरह कॉन्सुलर ऑफिसर को यह मान लेना चाहिए कि आप
वहाँ घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, आपका इरादा वहाँ परमानेंट रहने का है। तो आपको फिर ऑफिसर को ये कन्विंस कराना पड़ेगा कि आप सचमुच में अमेरिका घूमने जा रहे हैं, आपके पास अमेरिका जाने आने का, वहाँ रहने का और प्रचुर खर्चा करने का प्रबंध है। आप वहाँ नौकरी करना नहीं चाहते, कायम रहना नहीं चाहते, और आपके अपने खुद के देश में कौटुंबिक और नाणाकीय संबंध इतने गहरे हैं कि वो संबंध ही आपको अमेरिका में ठहरने का जितना समय दिया गया है वो खत्म होते ही वापस आपके देश में ले आएंगे। अब मेरा वो कागज जो वो अटर्नी ने लिखा था कि नो पोजीशन अवेलेबल, उससे ये सोच तो आ सकता है कि मैंने नौकरी के लिए अर्जी की होगी, इसीलिए मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। खैर, फिर तो मैंने वापस अर्जी की और मुझे वीजा मिल गया, और आज मैं करीबन 60 दफे अमेरिका जा चुका हूँ। लेकिन मुझे तभी ख्याल आया कि मेरे जैसे एडवोकेट को भी अमेरिका के इमिग्रेशन के ये कानून की बात पता नहीं थी, तो ऑर्डिनरी लोगों का क्या। तो फिर मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में आर्टिकल्स लिखना शुरू किया। फिर इकोनॉमिक टाइम्स ने मुझे इनवाइट किया कि मैं अपनी खुद की कॉलम शुरू करूं और उनके रीडर्स के जो अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में जो प्रश्न है उनके उत्तर दूं। 15 साल मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में उनके रीडर्स के प्रश्नों के उत्तर दिए। फिर तो मैंने बॉम्बे समाचार, जन्मभूमि प्रवासी, संदेश, दिव्य भास्कर, इमिग्रेशन टाइम्स, कई चित्रलेखा अभियान, कई न्यूज़पेपरों में लिखना शुरू किया, और आज भी मैं गुजरात मित्र में लिखता हूँ, अभियान में लिखता हूँ, और ऐसे लेक्चर भी देता हूँ। ये इमिग्रेशन की दुनिया में हमारे रिकॉर्ड किए हुए 60 से ज़्यादा एपिसोड है। आप देखना, आपको अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में बहुत सी जानकारी मिलेगी। लेकिन आज दर्शक मित्रों, मैं तुम्हें अमेरिका के इमिग्रेशन के कानून की पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। ये आज B1 B2 कल F1 कल H1B ऐसा नहीं, आज मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। और आप जो अमेरिकन ड्रीम रखते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, और अमेरिका के जो वीज़ा कंसल्टेंट है, अगर आप ये मेरा जो आज मैं जो कह रहा हूँ, ये एपिसोड इमिग्रेशन की दुनिया पे जो ये होगा, जारी होगा, वो अगर पूरा देखेंगे तो अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दर्शक मित्रों, अमेरिका खंड कोलंबस ने खोजा था। 1492 में कोलंबस भारत आने का एक नया रास्ता ढूंढने को निकला था, और वो गलती से अमेरिका जा पहुंचा। उसको ऐसा ही लगा कि उसने भारत आने का नया रास्ता खोजा है, और वहां के जो लोग थे उसको उन्होंने, कोलंबस ने रेड इंडियन नाम भी दिया। कोलंबस जब तक जिया उसको ऐसा मालूम ही नहीं हुआ कि उसने इंडिया आने का नया रास्ता इंडिया नहीं ढूंढा है, लेकिन कोई नया देश ढूंढा है। और जब इंग्लैंड के लोगों को, यूरोप के लोगों को पता चला कि एक नया देश ढूंढा है जो बहुत बड़ा है, जहाँ खेतीबाड़ी करने की बहुत सी तकें हैं, जहाँ खनिज संपत्ति बहुत ज्यादा है, तो सब लोग भागे दौड़े, क्योंकि उस समय इंग्लैंड और यूरोप में दुष्काल था, पोटैटो फैमिन था, प्लेग का रोग चल रहा था, राजा और धर्मगुरु प्रजा को सताती थी। तो जैसे ही पता चला कि कोई नया देश है जहाँ खूब जमीनें हैं और खेतीबाड़ी के लिए बहुत से चांसेस है, खनिज भी बहुत है, तो इंग्लैंड और यूरोप के लोग वहाँ दौड़े। धीरे धीरे वहाँ
बहुत वस्ती हो गई। तो फिर वहां जाके जो लोग ठहरे उन्होंने सोचा कि अभी और लोग भी यहाँ आएंगे तो वो सब हमारी ये जो है मिलकत उसमें भाग पड़ाएंगे। तो फिर उन्होंने कानून बनाए। सबसे पहले बताया कि भाई अगर आप भिखारी है, वेश्या है, गोरोगिस्ट है, तो आपको अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा। फिर कहा कि अमेरिका में अगर आना है तो आपके पास कम से कम $15 होना चाहिए। फिर उन्होंने हेड टैक्स लगाया, मुंडन वेरा। अगर आपको अमेरिका आना है तो 50 सेंट दो, $1 दो, $2 दो, 5, 8। आज भी आपको अमेरिका जाना है तो वीजा प्रोसेसिंग फी देनी पड़ती है। यूं एक करके एक कानून बनाए और उन्होंने जो यूरोप और इंग्लैंड के लोग अमेरिका आते थे उनको अमेरिका आने से रोकना चाहा। इसको मैंने द थियरी ऑफ लेजिस्लेटिव रिस्ट्रेंट कही है। इमिग्रेशन स्थलांतर का कुदरती नियम है पुश एंड पुल। जो देश अच्छा है, जहां काम करने की, अभ्यास करने की, नौकरी करने की खूब तके है, वो और देशों के लोगों को अपने पास खींचता है। और जो देश में तकलीफें है, खाना पीना नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, बारिश ज्यादा है और सूखा पड़ा है, तो वो देश अपने लोगों को बाहर जाने के लिए पुश करता है। तो ये कुदरती कानून पुश एंड पुल है। अमेरिका अच्छा देश था, इंग्लैंड यूरोप में तकलीफें थी, तो इंग्लैंड यूरोप के लोगों को वो देश पुश करता था और अमेरिका बहुत अच्छा था तो वो पुल करता था। लेकिन ये पुश एंड पुल को अटकाने के लिए अमेरिका में गए हुए लोगों ने एक के बाद एक कानून बनाने शुरू किए। कैलिफोर्निया में सोना है ऐसा मालूम पड़ा, सोने की खान है ऐसा मालूम पड़ा, तो सामने जो चाइना थे वहां के चीनी लोग कैलिफोर्निया दौड़े, वहां सोने की खान में काम करने के लिए, या जो धनवान थे वो उनके मालिक बनने के लिए। तो ये जो चाइनीज लोग बड़ी ज्यादा संख्या में अमेरिका में आने लगे, उनको स्टॉप करने के लिए, अटकाने के लिए अमेरिका ने द चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट गढ़ा। फिर जापानीज लोग, जापानीज मजदूरों बहुत ही सस्ते दाम में अमेरिका काम करने जाने लगे। तो फिर अमेरिका ने उनको भी अटकाने के लिए, उनको भी रोकने के लिए जापान की सरकार से एग्रीमेंट किया, जिसको बोलते हैं जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट के नीचे जो कोई भी जापानीज मजदूर अमेरिका में काम करने के लिए जाना चाहता है, उनको पासपोर्ट ही दिया ना जाए, ऐसा तय हुआ। ऐसा करके एक के बाद एक बाहर के लोगों को, परदेशियों को अमेरिका में आने से रोकने के कानून बनाए गए। अपने इंडियन को एशियाटिक बाढ़ जोन खड़ा किया हुआ था। 1965 तक इंडियंस को अमेरिका में सिटीजनशिप बनने की या ग्रीन कार्ड लेने की कोई परवानगी नहीं थी। वो कानून 65 में रद्द हुआ, उसके बाद हम लोग अमेरिका जाने लगे। आखिर में 1952 में यह द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट बनाया गया। इसके अंदर अमेरिका के जो इमिग्रेशन के बारे में अलग अलग कानून थे, वो सब एकत्रित करके एक बनाए गए। और आज भी यही कानून, द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952, अमेरिका के इमिग्रेशन का नियंत्रण करता है। यह कानून में बहुत से फेर बदलाव आए हैं, एडिशंस हुआ है, ऑल्टरेशंस हुआ है, डिलीशंस हुआ है, लेकिन यही कानून इमिग्रेशन के लिए लागू होता है। यह इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के नीचे वीजा 2 प्रकार के बनाए गए हैं। लेकिन यह वीजा है क्या? वीजा यानी अमेरिका की बाहर आई हुई अमेरिकन एम्बेसी या अमेरिकन कॉन्सुलेट ने आपके पासपोर्ट के ऊपर
मारा हुआ एक थप्पा, यह दिखा के आप अमेरिका में प्रवेश दो, ऐसी मांगनी कर सकते हैं। वीजा है इसलिए आपको अमेरिका में प्रवेश मिलेगा, यह कुछ निश्चित नहीं है। वीजा होने के बावजूद भी अगर ऑफिसर को, इमिग्रेशन ऑफिसर को ऐसा लगा कि आपने वीजा गलत ढंग से झूठ बोल के लिया है, या जब वीजा लिया था तब आपके हालात कुछ और थे, आज जब अमेरिका में अंदर जाना चाहते हो तब आपके हालात कुछ और है, तो वो आपको वीजा होगा फिर भी अमेरिका जाने नहीं देगा। और हाँ, वीजा अमेरिका के बाहर ही मिलता है, वीजा अमेरिका के अंदर नहीं मिल सकता। और हर एक वीजा के साथ एक स्टेटस होता है, यानी कि आपको जो प्रकार का वीजा दिया है उस प्रकार का कार्य करने की छूट। वीजा के दो प्रकार है, नॉन इमिग्रेंट और इमिग्रेंट। नॉन इमिग्रेंट वीजा यानी आप अमेरिका में परमानेंट रह नहीं सकते हैं, उसके जरिए जितना रहने का टाइम दिया जाता है उतना ही आप रह सकते हैं। और इमिग्रेंट यानी आप अमेरिका में कायम रह सकते हैं। अभी ये नॉन इमिग्रेंट वीजा के भी कई प्रकार है। B1 B2 यानी बिजनेसमैन के लिए और विजिटर्स के लिए, F1 यानी स्टूडेंट के लिए, M1 J1 ये भी स्टूडेंट के लिए, H1B यानी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वर्कर, L1 यानी अंतर कंपनी ट्रांसफरी, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव या खास जानकारी वाली व्यक्तियों के लिए का वीजा। तो ये अलग अलग प्रकार के वीजा है, P3 है, R1 है, I है, O है। तो हर एक प्रकार के वीजा के साथ एक स्टेटस लगा हुआ होता है। नॉन इमिग्रेंट के साथ नॉन इमिग्रेंट स्टेटस, इमिग्रेंट के साथ इमिग्रेंट स्टेटस, और नॉन इमिग्रेंट के अलग अलग प्रकार के वीजा के साथ अलग अलग प्रकार का स्टेटस। अब समझो आप B1 B2 वीजा लेके अमेरिका गए हैं और वहां जाके आपने वहां की यूनिवर्सिटी देखी और आपको वहां पढ़ने का दिल हो गया, यूनिवर्सिटी वाले ने आपको एडमिशन भी दे दिया और तुरंत ही 10-15 दिन में यूनिवर्सिटी चालू होने वाली है। अब आप वापस इंडिया आएंगे, स्टूडेंट वीजा लेंगे, वापस जाएंगे तो टाइम बहुत जाएगा और खर्चा भी बहुत लगेगा। तो ऐसे संजोगों में ये इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के नीचे चेंज ऑफ स्टेटस की भी संभावना है। आप अपना B1 B2 स्टेटस अर्जी करके F1 स्टेटस में ला सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपका B1 B2 वीजा चला जाता है और आपको F1 स्टेटस ही मिलता है, वीजा नहीं मिलता है। फिर अगर आपको टेम्पररी पढ़ते पढ़ते थोड़े समय अमेरिका के बाहर जाना है तो वापस अपने देश में आई हुई अमेरिकन कॉन्सुलेट में जाके F1 वीजा लेना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप नॉन इमिग्रेंट वीजा के ऊपर अमेरिका में गए हैं और किसी अमेरिकन सिटीजन से आपको प्यार हो गया, आपने उससे शादी कर दी, तो वो अमेरिकन सिटीजन आपको अमेरिका में कायम रहने के लिए इमिग्रेंट वीजा का पिटीशन दाखिल कर सकता है और आप अमेरिका में रह सकते हैं। और आपका पिटीशन अप्रूव हो जाए तो आप अपना स्टेटस एडजस्ट कर सकते हैं, नॉन इमिग्रेंट में से इमिग्रेंट कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सी सुविधाएं अमेरिका के इमिग्रेशन के कायदे में है। इमिग्रेंट वीजा अगर आपको मिलना है, अगर आपको चाहिए, तो अगर आपका पति या पत्नी या आपके संतान अमेरिकन सिटीजन है तो वो आपके लिए इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के नीचे पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। वो प्रोसेस होके अप्रूव होने में 10-12 महीना लगते हैं और फिर आप इमिग्रेंट वीज़ा लेके अमेरिका में दाखिल हो सकते हैं और अमेरिका में दाखिल होने के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। इमिग्रेंट वीज़ा जो इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के जरिए मिलता है वो कोटा के कोई बंधनों से सीमित नहीं है। इमीडिएट रिलेटिव के पिटीशन साल में कितने भी दाखिल कर सकते हैं, कितने भी संख्या में वीज़ा मिल सकती है।
फिर 4 अलग अलग फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी है, उसके जरिए भी आपको इमिग्रेंट वीजा मिल सकता है। लेकिन ये चारों फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी सालाना कोटा के बंधनों से सीमित है, इसीलिए इसके जरिए आपको वीजा लेना है, इमिग्रेंट वीजा, तो आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10, 15, 25 साल भी ठहरना पड़ेगा। अगर अमेरिकन मालिक ने आपके लिए लेबर सर्टिफिकेशन करा के फिर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के हेठल जो 4 अलग अलग कैटेगरी है, इमिग्रेंट वीजा का पिटीशन दाखिल किया, तो भी आपको इमिग्रेंट वीजा मिल सकता है, जो मिलने के बाद आप अमेरिका में दाखिल होके ग्रीन कार्ड ले सकते हैं और फिर वहां परमानेंट रह सकते हैं। लेकिन यह एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के जो 4 कैटेगरी है, वो भी सालाना कोटा की जरिए सीमित है, साल में इतने ही मिलेंगे। तो इसीलिए इसके लिए भी वीजा लेने के लिए आपको कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है। और ये जो ईयरली कोटा हुई ना, फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी, वो कोटा दुनिया के हर एक देशों में बांट दिया जाता है। तो अपना इंडिया के लिए 7% ही आता है उसके अंदर। इसीलिए आज फैमिली बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए अगर इमिग्रेंट वीजा मिल रहा है तो सालों तक इंतजार करना पड़ता है। हाँ, अमेरिका हर साल 55,000 ग्रीन कार्ड लॉटरी द्वारा देती है। आप अपना नाम, जन्म की तारीख, पता लिख के अर्जी करो। अर्जी अगर ड्रॉ करेंगे और उसमें अगर आपका नाम आ गया, आप लकी है, तो आपको इमिग्रेंट वीजा दिया जाएगा। लेकिन ये 55,000 इमिग्रेंट वीजा के लिए हर साल 5 से 15 लाख लोग अर्जी करते हैं। और जिस देश के लोग पिछले साल में सबसे ज्यादा अमेरिका गए थे, उनके लोगों को ये लॉटरी में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इंडियंस ये लॉटरी में भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका जन्म इंडिया के बाहर ऐसे कोई देश में हुआ है कि जो देश के लोग ये वीजा लॉटरी में भाग ले सकते हैं, तो आप जन्म के आधार पर इंडिया में रहते हुए भी ये वीजा लॉटरी में भाग ले सकते हैं। या तो फिर आपने ऐसी कोई लड़की से शादी की जिसका जन्म इंडिया के बाहर ऐसे देश में हुआ है जिस देश के लोग वीजा लॉटरी में भाग ले सकते हैं, तो शादी के जरिए भी आप ये वीजा लॉटरी में भाग ले सकते हैं। अगर आपका देश में परिस्थिति ऐसी है कि आप रेफ्यूजी हो गए हैं, तो आप रेफ्यूजी स्टेटस लेके भी ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। अगर आपके देश में सुरक्षा नहीं है, आपकी धर्म के कारण, आपके राजकीय विचारों के कारण, या अन्य कोई या जाति के कारण, या ऐसे कोई कारण सर अगर आपके ऊपर अत्याचार होता है, आपको डर लगता है कि आप अपने देश में रहेंगे तो आप पर जुल्म होगा, आपको मारपीट होगी, आपकी जान ले जाएगी, तो आप पॉलिटिकल असाइलम मांग के भी अमेरिका का ग्रीन कार्ड ले सकते हैं, इमिग्रेंट वीजा ले सकते हैं। आप अमेरिकन लश्कर में दाखिल होके भी ग्रीन कार्ड पा सकते हैं। और कई बार अमेरिका उनके वहाँ जो लोग इलीगली रहते हैं उनको माफ़ी देते हैं, एमनेस्टी देते हैं, और फिर उनको वहाँ परमानेंट रहने की परमिशन देते हैं। तो ऐसे इमिग्रेंट वीज़ा जो पाने के बाद आप ग्रीन कार्ड ले सकते हैं, वो अलग अलग देश से मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया, सबसे जल्दी तरीका ये है कि अमेरिकन सिटीजन से शादी करो, तो इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के जरिए आपको इमिग्रेंट वीज़ा मिल सकता है। और 1990 में
अमेरिका की सरकार ने एक नया वीजा दाखिल किया, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फिफ्थ प्रेफरेंस कैटेगरी, जिसको शॉर्ट में लोग EB-5 कहते हैं। EB-5 के जरिए, EB-5 बेसिक प्रोग्राम के जरिए अगर आप अमेरिका में एक नए बिजनेस में $10,50,000 इन्वेस्ट करते हैं, 10 अमेरिकनों को वो बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट देते हैं और वो बिजनेस खुद चलाते हैं, तो आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा और आपके साथ साथ आपकी पत्नी या पति और 21 साल की कम उम्र के अविवाहित संतानों को भी ग्रीन कार्ड मिलेगा। और इसके बाद 1992 में EB-5 पायलट प्रोग्राम दाखिल किया। यह पायलट प्रोग्राम के जरिए अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनको फाइनेंस की जरूरत है, वो अगर अपने आप को इमिग्रेशन खाते में रजिस्टर कराती है और इमिग्रेशन खाता उनको क्या जरूरत है, वो क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ये सब जान के उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ऐसे रिकॉग्नाइज कंपनियां जिसको रिकॉग्नाइज रीजनल सेंटर कहते हैं, वो उसके अंदर अगर कोई परदेसी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको भी ग्रीन कार्ड मिलता है। लेकिन फिर उसके ऊपर 10 अमेरिकनों को नौकरी में रखने की जवाबदारी नहीं होती है, वो जवाबदारी वो रीजनल सेंटर की होती है और रीजनल सेंटर सीधी या आड़कतरी रीत से जॉब क्रिएट कर सकते हैं और वो जॉब भी वो इन्वेस्टर को करना नहीं रहता है, वो रीजनल सेंटर ही करती है। आज EB-5 प्रोग्राम के जरिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और जो रीजनल सेंटर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रीजनल सेंटर बड़े शहर में काम करता है, तो $10,50,000 इन्वेस्ट करना रहता है। और अगर वो रीजनल सेंटर टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया या पछात प्रदेश में कार्य करता है तो इन्वेस्टमेंट का रकम रहती है सिर्फ $8 लाख। ये इन्वेस्टमेंट की $10,50,000 या $8 लाख के ऊपर रीजनल सेंटर आपके पास से करीबन 75,000 उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फी के बहाने लेती है, ये आपको वापस नहीं मिलती है। उनके अटर्नी 15 से $25,000 अपनी फी लेते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट को भी $5,000 फी के देने पड़ते हैं। और जो भारतीय एडवोकेट आपको ये सब बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि मैं, वो हमारी फी भी देनी पड़ती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फी, अटर्नीज फी, फाइलिंग फी, इंडियन एडवोकेट की फी वो रिफंड नहीं होती है। जो इन्वेस्टमेंट किया है वो रिफंड होता है। अब इन्वेस्टमेंट किया, पिटीशन दाखिल किया, तो आज भारतीयों को वो पिटीशन के जरिए इमिग्रेंट वीजा मिलने में 3 या 4 साल लगते हैं। फिर जो इमिग्रेंट वीजा मिलता है वो 2 साल का कंडीशनल होता है। 2 साल के बाद उसको अर्जी करनी रहती है और दिखाना पड़ता है कि उसने इन्वेस्टमेंट वापस नहीं ले लिया है और रीजनल सेंटर ने उसके बिहाफ पे 10 अमेरिकनों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या इंड्यूस मेथड से नौकरी में रखा है, तो फिर उनका ग्रीन कार्ड कायम किया जाता है। इसको भी 4-5 साल लगते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट करीबन 8 से 10 साल तक वो रीजनल सेंटर में रहेगा। जब आपका ग्रीन कार्ड कायम का हो जाएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट की अमाउंट वापस मिल जाएगी। यह EB-5 प्रोग्राम के जरिए जो ग्रीन कार्ड मिलते हैं उसके भी सालाना कोटा रहते हैं और दिन ब दिन भारतीयों EB-5 प्रोग्राम में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर संख्या बढ़ जाने से लाइन लंबी हो जाती है। पहले तो 6-12 महीने में ग्रीन कार्ड मिलता था, आज 3 से 4 साल लगते हैं और कब पता नहीं लाइन अभी और भी लंबी हो जाए तो समय भी और ज़्यादा लगने लगेगा। तो इमिग्रेशन की दुनिया के दर्शक मित्रों, इमिग्रेंट वीज़ा जो मिलने से
अमेरिका में दाखिल होने के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, वो अलग अलग तरीके से मिल सकता है। सबसे पहले आपके जो पति पत्नी या आपके जो संतान है वो आपको इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के हेठल स्पॉन्सर करके इमिग्रेंट वीजा दिला सकते हैं। फिर आता है फैमिली फॉर प्रेफरेंस कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फॉर प्रेफरेंस कैटेगरी, पॉलिटिकल असाइलम, रेफ्यूजी स्टेटस, देन मिलिट्री में ज्वाइन होना, देन वीजा लॉटरी, देन एमनेस्टी और EB-5 प्रोग्राम। अच्छा, अगर आपको अमेरिका में कायम नहीं रहना है, कुछ काम सर घूमने फिरने या बिजनेस के बहाने या पढ़ने के लिए या कुछ समय नौकरी के लिए या धार्मिक कारण सर या अखबार के रिपोर्टर होने से या सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए या एथलेट्स हो तो वहाँ भाग लेने के लिए, ऐसे कुछ अलग अलग कारण से थोड़े थोड़े समय के लिए जाना है तो आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लेना ज़रूरी है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी अलग अलग कैटेगरी के हैं, B1, B2, F1, M1, J1, H1B, L1, I, O1, P3, R1 वगैरह वगैरह वगैरह। कई प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी वार्षिक कोटा की मर्यादा से सीमित है। कई प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अमेरिका में पहले पिटीशन दाखिल करना होता है और बाद में पिटीशन अप्रूव हुए फिर वीज़ा लेके अमेरिका जाना होता है। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। और जब ग्रीन कार्ड मिल जाए, अगर आपने शादी के जरिए ग्रीन कार्ड लिया है तो 3 साल के बाद आप अमेरिकन सिटीजन बनने की अर्जी कर सकते हैं। और अगर आपको अलग तरीके से ग्रीन कार्ड मिला है तो 5 साल के बाद आप अमेरिकन सिटीजन बनने की अर्जी कर सकते हैं। ये 3 साल में 1.5 साल आपको अमेरिका में रहना ज़रूरी है, 5 साल में 2.5 साल अमेरिका में रहना ज़रूरी है और एक भी दफ़े कंटिन्यूस 6 महीने से ज़्यादा आप अमेरिका के बाहर रहना नहीं चाहिए, तभी आपको अमेरिकन सिटीजन बनने की अर्जी कर सकते हैं। तभी आपको अंग्रेजी की परीक्षा देनी पड़ेगी, जनरल नॉलेज की भी परीक्षा देनी पड़ेगी। अब जब आपके लाभ के लिए इमिग्रेंट वीज़ा का पिटीशन दाखिल करते हैं तो आपके साथ आपके संतान जो 21 साल के नीचे की उम्र के है और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको भी डिपेंडेंट वीज़ा मिल सकता है। लेकिन कोटा के बंधनों के कारण ये पिटीशन अप्रूव हो जाते हैं 12 महीने में, 1 साल 1.5 साल के अंदर, लेकिन फिर वीज़ा उपलब्ध होने में कई सालों इंतज़ार करना पड़ता है। इस बीच ये डिपेंडेंट बालकों की उम्र बढ़ जाती है, वो 21 साल क्रॉस कर जाते हैं तो उनको वीज़ा नहीं मिलता है। तो ये मुश्किल दूर करने के लिए अमेरिका ने चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है। इसके ज़रिए जिस दिन आपके लिए पिटीशन दाखिल होता है और जिस दिन पिटीशन अप्रूव होता है, वो जो समय 6-12 महीना 1-2 साल जितना भी समय आए वो आपके संतान की उम्र में से बाद मिलेगा। इसके लिए आपको एक पिटीशन करना रहता है, ये सब बातें दिखानी रहती है और ये भी दिखाना पड़ता है कि अगर आपके संतान को जो चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए जिसकी उम्र 21 साल से कम है उनको वीज़ा नहीं दिया तो आपको पारावार तकलीफें होगी, ये दिखाएंगे पिटीशन में। तो चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए आपके संतान को जो 21 साल की उम्र बटा चुका है उसको भी वीज़ा मिल सकता है। अब समझो आपके लाभ के लिए पिटीशन किसी ने, आपके पिता ने किया, आपके भाई ने किया पिटीशन और वो प्रोसेस हो गया, अप्रूव हो गया, लेकिन वीज़ा नहीं मिला है। वीज़ा के लिए 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल रहना पड़ता है। उस बीच अगर पिटीशन की डेथ हो गई तो पिटीशन अप्रूव हो गया है
लेकिन वीजा करंट नहीं हुआ है और आप इंतजार करते हैं, उसके बीच में पिटिशनर की मृत्यु हो जाती है, तो पिटिशन तो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, बंद हो जाता है, पिटिशन रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे समय में सब्स्टिट्यूशन की अर्जी कर सकते हैं। अगर आपका और कोई अमेरिकन सिटीजन या ग्रीन कार्ड धारक रिलेटिव है तो वो अर्जी करके मृत पिटिशनर की, जो पिटिशनर का डेथ हो गया है, मृत्यु हो गई है, उसकी जगह ले सकता है। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने ऐसा कुछ गलत काम किया है, अमेरिका में प्रवेश के लिए गलत बातें बताई है, गलत डॉक्यूमेंट दिया है, या अमेरिका टूरिस्ट वीजा पे गए, आपको वहां रहने का 6 महीने का समय दिया था और आप 10-12 महीना रह गए, तो फिर आप वापस अमेरिका नहीं जा सकते हैं, आपके ऊपर पाबंदी लग जाती है। तो ऐसे में आप वेवर यानी माफी की अर्जी कर सकते हैं। माफी की अर्जी 2 प्रकार की होती है, नॉन इमिग्रेंट वेवर और इमिग्रेंट वेवर। ये अर्जी करने से अगर आप दिखा सकते हैं कि हाँ भाई आपने गलती तो की थी, लेकिन वो इस कारण की थी और आप वैसे अच्छे आदमी है, आप अमेरिका को हानि नहीं पहुंचाएंगे, अगर आपको अमेरिका जाने नहीं दिया तो वहाँ के लोगों को तकलीफ होगी, ये सब दिखाएंगे तो आपको माफ़ी मिल सकती है और माफ़ी मिलने के बाद आप अमेरिका में जा सकते हैं। तो ये वेवर के भी 2 प्रकार है, नॉन इमिग्रेंट वेवर और इमिग्रेंट वेवर। तो दर्शक मित्रों, इमिग्रेशन की दुनिया के दर्शकों, मैंने आज आपको अमेरिका के इमिग्रेशन के ये जो इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट है उसके ज़रिए जो चीज़ें हैं वो संक्षिप्त में मैंने आपको बता दी है। आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पे अपलोड है देखना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार देखना, तो आपको अमेरिका के इमिग्रेशन के कानून की पूरी जानकारी हो जाएगी। और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न उठता है, कोई और जानकारी चाहिए, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469 और मेरा ईमेल है sudhirsha1940@gmail.com। दर्शक मित्रों, हर मंगलवार को मैं सूरत की खबर से चैनल पे अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में जानकारी देता हूँ, आप वो भी देखना। इमिग्रेशन की दुनिया के कई एपिसोड्स हैं, 60 से ज़्यादा, वो भी देखना। और मेरी कई किताबें हैं अमेरिका के इमिग्रेशन के ऊपर, वो भी पढ़ना। और कुछ भी नहीं हुए तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं हूं ना।